वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन के लिए जीके जीएस का 100 प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप जरूर देखिएगा। इसके पहले फ्रेंड्स 100 प्रश्न का जो मैं वीडियो अपलोड किया था उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे टिक करके डाल दिया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पीडीएफ बनाने में दोबारा समय लग जाता है, एक्स्ट्रा समय मेरे पास बचता है नहीं फ्रेंड्स कि टिक करके फिर आपको प्रोवाइड कराऊँ। तो इसका पीडीएफ है फ्रेंड्स, आंसर शीट के साथ में मैं उसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, उसमें अभी मटेरियल डाला जा रहा है और उसमें जो टॉपिक वाइज जीके है फ्रेंड्स, स्पेशल जीके है उसको जरूर पढ़ लें, और इतिहास सभी का कॉम्बिनेशन कर करके दिया हुआ है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट, अंग्रेजी का प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो जो स्टूडेंट एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए फ्रेंड्स, मास्टर माइंड ऑफ जीके प्ले स्टोर में सर्च करिएगा, आ जाएगा, आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकता है। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट है जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे फ्रेंड्स। सब गिने चुने दिन बच रहे हैं, तो पूरी तरह से तैयारी में लग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उस समय बहुत सारा आंसर की भी वायरल वगैरह होता है। तो जो भी रहेगा फ्रेंड्स मैं उस पर सेंड कर दूंगा, एक नज़र उसको देख करके चले जाइएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल है, सूची 1 से सूची 2 को सुमिलित करना है। सूची ए में शब्द है, दूसरी साइड में आपका खेल है, ठीक है, यानी कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है। तो देखिए मैं बताते चलता हूँ फ्रेंड्स। चाइना मैन है, तो चाइना मैन किससे, तो क्रिकेट से संबंधित है, फिर मिला लीजिएगा। फिर उसके बाद में बर्डी है जो गोल्फ सबसे संबंधित है, ठीक है। बर्डी है जो किससे संबंधित है, तो गोल्फ से है। तो चाइना मैन का 1 का 3 हो जाएगा, क्रिकेट, बर्डी का गोल्फ हो जाएगा। फिर बच गया पेंच। पेंच किससे संबंधित है फ्रेंड्स, ये पतंगबाजी से। देखिए पतंग जब उड़ाते हैं फ्रेंड्स तो उसमें पेंच जो फंसता है ना, तो पेंच शब्द है जो किस खेल से है, आपका पतंगबाजी से है। तो बच गया फ्रेंड्स आपका लब क्या है, तब टेनिस से। टेनिस को सभी को लब करें, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से याद रहे, यानी कौन सा खेल को लब करना है, तो टेनिस को लब करना है। तो पहला का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 1 का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। सवाल नंबर 2 को देखें। इसमें भी देखिए सूची मिलान करने वाला है फ्रेंड्स। एक साइड में व्यक्ति दिया हुआ है, दूसरी साइड में आपका क्या दिया हुआ है, क्षेत्र दिया हुआ है। अभिषेक बच्चन किससे है फ्रेंड्स, तो अभिषेक बच्चन है, फिर आपका शीतला सी है फ्रेंड्स, उसके बाद में है ताल्लुकदार है फ्रेंड्स, उसके बाद में आपका योगिनी प्रवीण है। तो अभिषेक बच्चन है जो किससे, मिला लीजिए यहाँ पर। तो आपका है जो फ्रेंड्स शीतला सी है जो कुश्ती से है। देखिए शीतला सी क्या है, किससे है, कुश्ती से है। ताल्लुकयार यादव है जो फ्रेंड्स इतिहासकार लेखन से है, ठीक है। उसके बाद में बच गया फ्रेंड्स आपका योगेश प्रवीण है जो किससे है फ्रेंड्स, तो आपका पत्रकारिता से है। और आपका जो अभिषेक बच्चन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक कला लिखा है, यानी कि एक आर्टिस्ट है, कला संबंधित है या कलाकार है, ठीक है। तो 2 का करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, मिलान कर लीजिएगा। तो 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल को देखिए। 3 नंबर सवाल आपका है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक थे, 3 का। तो 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जो संस्थापक थे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए होगा बैरन पियरे दी कुर्बितीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी थे, यही आधुनिक ओलंपिक खेल के संस्थापक थे। 3 का ए हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए। चौथा नंबर सवाल आपका है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी कहाँ है। तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी जो कनाडा में स्थित है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल है, भारत में सामाजिक असमानता है, यह निम्न में से किससे सिद्ध होता है। 5 का, तो 5 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, भारत में सामाजिक असमानता है, ये अस्पृश्यता के चलन से सिद्ध होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड करूँ। देखिए समय का अभाव मेरे पास होता है फ्रेंड्स, क्योंकि स्कूल अभी कॉपी जच रहा है, तो उसमें भी जाना पड़ता है। अभी कॉपी जचना समाप्त हुआ है फ्रेंड्स, और स्कूल ड्यूटी भी करना पड़ता है, इसलिए फ्रेंड्स ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ। और शायद में आपका यूट्यूब चैनल हो गया, उसके बाद वेबसाइट हो गया, एप्लीकेशन हो गया, तो मेरे पास समय है जो बहुत का अभाव होता है। इसलिए फ्रेंड्स मैं मास्टर वीडियो बनाने में क्वेश्चन को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो कल से कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि सिलेक्ट कर करके मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊं। तो 5 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि भारत में सामाजिक असमानता है, यह निम्न में से किससे सिद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 5 का। 6ठा नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन एक मानव विकास सूचकांक का प्राचाल पैरामीटर नहीं है, ठीक है। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स आपका, कि सामाजिक असमानता है जो आपका मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है, सामाजिक असमानता। बाकी शिशु मृत्यु दर, प्रत्याशित आयु और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय सभी है। 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल है, भारत में निम्न संगठनों में से कौन सा एक औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है।
7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BIFR। ठीक है, औद्योगिक रुग्णता यह दर्शाती है कि फ्रेंड्स राज्य इस रुग्णता को रोक पाने में असफल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए है जो फ्रेंड्स आपका संबंधित हो जाएगा क्या, BIFR। ठीक है, BIFR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, 8 नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर सवाल है, इसका फुल फॉर्म क्लियर हो गया फ्रेंड्स, पूछाता है कभी कभी, तो एक बार पुनः मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। BIFR का फुल फॉर्म क्या है, तो पुनः एक बार देख लें। बी फॉर बोर्ड हो गया, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सही है, ये आपका 8 का हमको सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स। तो पहले पढ़ देते हैं आपका कौन सा कथन सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संवैधानिक संगठन है, पहला का। दूसरा है फ्रेंड्स आपका RBI तथा SBI दोनों स्वतंत्रता के समय स्थित थे। इसमें क्या कर रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से सही है। 8 का RBI तथा SBI दोनों स्वतंत्रता के समय स्थित थे। तीसरा में फ्रेंड्स RBI एक विनियामक निकाय है। चौथा है फ्रेंड्स आपका SBI व्यावसायिक गतिविधियों में लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8 नंबर सवाल का क्या करा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संवैधानिक संगठन है। RBI तथा SBI दोनों स्वतंत्रता के समय स्थित थे। ठीक है फ्रेंड्स, सही कर रहा है ना, RBI एवं विनियामक, यानी इसका सभी कथन है जो आपका सभी है, चारों सही है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखें। 9 नंबर सवाल है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या सरजू नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए। 10 नंबर सवाल, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, जो भी मैं बता रहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया संवैधानिक संगठन है। RBI तथा SBI दोनों स्वतंत्रता में स्थित है, बिल्कुल से। RBI एक विनियामक निकाय है, ये भी सही है। फिर SBI व्यावसायिक गतिविधियों में लगा है, तो सभी इसका कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर अयोध्या का क्लियर हो गया, सरयू नदी फ्रेंड्स। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए। निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र निम्न स्थानों में से किस एक में से स्थापित किया गया है। 10 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका सूरत। निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र, जिसको क्या कहते हैं, EPZ कहते हैं, तो कहाँ स्थापित किया गया, सूरत में। 11 नंबर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय निम्न में से किस एक को दिया जाता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा फ्रेंड्स उस पर विशेष ध्यान रखिएगा, वो पूछा जा सकता है। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1953 ईस्वी में की गई थी, जिसकी स्थापना का श्रेय अब्दुल कलाम आज़ाद को जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब 1953 में हुआ था, याद रखिएगा। 12 नंबर सवाल है, वेटर्न झील को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ता है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, ये भी वेटर्न झील को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ता है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गो नहर इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर सवाल को देखिए। चारुकुला मौसमी लोक नृत्य है, चारुकुला मौसमी लोक नृत्य है, तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, चारुकुला एक मौसमी लोक नृत्य है जो कहाँ है फ्रेंड्स, आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो ब्रज भूमि है ना, वहाँ पर है फ्रेंड्स, और राजस्थान में भी देखने को मिलता है ये, तो इसका ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चारुकुला मौसमी लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। 14 प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंधित है, एक गिरजा देवी किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनारस घराने से संबंधित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी बनारस घराने से संबंधित है। ये फ्रेंड्स शास्त्रीय गायन से करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 15 नंबर सवाल आपका क्या कर रहा है फ्रेंड्स, सूची 1 से सूची 2 मिलाने के लिए कर रहा है फ्रेंड्स। एक साइड में पुस्तक है, दूसरे साइड में लेखक है। ठीक है, तो कौन सा पुस्तक की कौन लेखक है मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, याद ध्यान से देखते चलेगा।
स्पाउज शादी का सच किसने लिखा है? ये शोभा डे के लिखा हुआ है, ठीक है। ए का आपका 3 हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर का तो सभी जानते होंगे फ्रेंड्स, आपका APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर का यानी बी का 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर अग्निपथ मेरी आत्मकथा, अग्निपथ मेरी आत्मकथा परवेज मुशर्रफ हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। परवेज मुशर्रफ का है ये, अग्निपथ मेरी आत्मकथा परवेज मुशर्रफ। बच गया क्या? दी आर्ग्यूमेंटिव इंडियन, तो डी का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? चेतन। एक मिनट, फिर इसका हो जाएगा आपका इसका अमर्त्य सेन हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर और देखिए क्या और दिया हुआ है ना 5 में, ये देखिए आपका इधर होना चाहिए, यहाँ पर 5 नंबर यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पर दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और चेतन भगत भी दिया है। तो देखिए फिर से मैं मिला लीजिएगा फ्रेंड्स, आपका स्पाउची शादी का सच किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो ये आपका शोभा डे का हो गया। विंग्स ऑफ फायर हो गया APJ अब्दुल कलाम आजाद। अग्निपथ मेरी आत्मकथा परवेज मुशर्रफ फ्रेंड्स। और द आर्गुमेंटिव इंडियन का लेखक कौन है? तो अमर्त्य सेन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी चेतन भगत है, इसमें सही दिया है फ्रेंड्स, कोई इसका लेखक नहीं है। चलिए 16 नंबर सवाल को देखिए। सार्क के उद्देश्यों में सम्मिलित है, ठीक है फ्रेंड्स। सार्क जिसे आपको क्या कहते हैं? दक्षेश भी कहा जाता है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। इसके संबंधित एक मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित एक वीडियो बनाया था, उसमें सारा का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था फ्रेंड्स। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, OPEC हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, सार्क हो गया, ठीक है, साफा हो गया, सभी का उसमें मैं कर दिया हूँ। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और वही चीज़ आपका एप्लीकेशन में स्पेशल GK में जाकर के मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी रिवीजन कर लीजिएगा। तो 16 नंबर सवाल का क्या करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स? इसमें भी जो आपका है उद्देश्य का रहा है ना, तो कूट में बताना है। तो पहले मैं पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स इसका। तो देखिए कौन कौन है। सार्क का है ना, क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि का गतिवर्धन, ये तो आपका सही होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो आपका सही हो जाएगा। ये सार्क का उद्देश्य में सम्मिलित है। 2 में है सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ये भी आपका सम्मिलित है। फिर उसके बाद में आ गया विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, ये भी आपका सही है। फिर आपका निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहन, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। यानी 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सार्क का जो उद्देश्य क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1, 2, 3। सार्क का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? बताया था काठमांडू में। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। सार्क में देशों की सदस्य देशों की संख्या कितना था फ्रेंड्स? तो 8 था, उसमें शायद 9वां आपका बढ़ा है, ईरान बढ़ा है, ठीक है। लेकिन इसमें अभी तक ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में 8 ही दे रहा है फ्रेंड्स। 17 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचनाकार था? तो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो किसने लिखा था आपका झंडा ऊंचा रहे हमारा? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया। हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आ जाएगा। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है। विश्व विजय तिरंगा प्यारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा, किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया है। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए कि भारत के निम्न राजाओं में से किस एक में जनजातीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत सर्वाधिक है? ठीक है, भारत के निम्न राज्यों में से किस एक में जनजातीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत सर्वाधिक है? ठीक है, यानी कि जनजातियों की संख्या ज़्यादा है। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक जो अनेक क्रांतिकारियों के लिए उत्तरदायी है प्रकाशित की गई थी। देखिए आपका 10th क्लास का हिस्ट्री का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें पढ़ना है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1848 में। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 ईस्वी में कराया गया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो पुस्तक है फ्रेंड्स, जो ये आपका समाजवाद से रिलेटेड है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये जिस तरह से समाजवाद के लिए इसको बाइबिल भी कहा जाता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, तो इसका जो लिखा गया था 1848 ईस्वी में। 20 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में से प्रक्षेपित मिसाइल कौन सा है? प्रक्षेपित मिसाइल कौन सा है? तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नि है जो प्रक्षेपित मिसाइल है। अगला सवाल, ईस्ट एक क्या है? चलिए इसका जवाब सभी का सही होना चाहिए फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। ईस्ट एक क्या? फंगाई है, यानी कि कवक का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? पाचन अंग में अम्ल होता है किस में? तो
अम्ल एसिड होता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में होता है, अमाशय में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ, अमाशय से होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमाशय में खाली एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन हो जाएगा। अमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। 23 का बी। 24 नंबर सवाल, दांत के एनिमल का कुर्बुरण किसके कारण से होता है, ठीक है, यानी मोटलिंग किसके कारण होता है। दांत के जो एनिमल का मोटलिंग किसके कारण से होता है फ्रेंड्स, देखिए दांत पर जो एनिमल का परत चढ़ा हुआ रहता है जो बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण होता है ऐसा, ठीक है, तभी उसमें आपका मोटलिंग हो जाता है। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दांत के एनिमल का मोटलिंग होता है किस कारण से हो जाता है, यानी कि क्षति एक तरह से कर सकते हैं। तो जो पानी हम लोग पीते हैं उसमें अगर फ्लोराइड के कारण मात्रा अधिक रहेगा तो अब क्या हो जाएगा, आपका दांत के एनिमल का मोटलिंग हो जाता है। चलिए अगला सवाल को देखिए। 25 नंबर सवाल आपका है कि किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्न में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इथेनॉल, ठीक है। 26 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, हो सकता है सवाल भी पूछा जाए। तो देखिए इसमें जो मुख्य रूप से दूध में पाया जाता है फ्रेंड्स आपका कैसिन पाया जाता है। क्वेश्चन देखिए इसे घुमा करके पूछाएगा कि दूध का जो सफ़ेदी, दूध में जो सफ़ेदी होता है फ्रेंड्स, जो व्हाइट दिखता है वो किसके कारण, तो ये कैसिन के कारण होता है। ये कैसिन क्या है फ्रेंड्स, एक तरह का प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। तो क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जाएगा। एक पूछा है दूध में पाया जाना मुख्य प्रोटीन कौन सा है, तो कैसिन है, या तो दूध के सफ़ेदी किसके कारण होता है, तो यही आपका कैसिन के कारण होता है। लेकिन दूध जब पीलापन हो जाता है, पीला हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो उसको में क्या किसकी मात्रा आता है, कैरेटिन की मात्रा आ जाती है। 27 नंबर सवाल देखिए, आवासीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, किण्वनीकरण कहते हैं। 28 नंबर सवाल, किण्वन एक प्रकार की है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है 28 का। तो किण्वन एक प्रकार का क्या है, अवायवीय श्वसन है। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, मुख्यतः पश्चिमी देशों में जो बच्चे सूर्य की धूप कम प्राप्त कर पाते हैं वे किससे ग्रसित होते हैं। देखिए इस टाइप से घुमा कर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, आप लोग गेस करें पहले। तो देखिए धूप कहता है ना, तो धूप से क्या हम लोग को शरीर में निर्माण होता है, विटामिन डी के, तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। जो पश्चिमी देशों में बच्चे हैं उनको धूप नहीं लगेगा बॉडी में, तो वो सूर्य प्रकाश, तो क्या होगा उससे विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, जो बच्चे में होता है फ्रेंड्स, रिकेट्स को आपका सूखा रोग भी कहा जाता है। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स होता है, विटामिन सी की कमी से आपका क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स विटामिन का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ADEK एडेक विटामिन है जो कि फ्रेंड्स आपका वसा में घुलनशील है, जबकि बी और सी है जो फ्रेंड्स आपका जल में घुलनशील है। उससे एक प्रश्न हो सकता है पूछा जाए, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए तथा डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डी। मछली से प्राप्त होने वाला कॉडर लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 से, तो गेस कर ले फ्रेंड्स उसमें क्या होता है, मछली से, तो उसमें विटामिन ए होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखिए, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इससे क्या होता है, नियासिन की कमी से क्या सा होता है फ्रेंड्स, तो आपका पिलेग्रा रोग होता है। देखिए विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। विटामिन B3 को क्या कहते हैं, तो नियासिन कहा जाता है। इसकी कमी से कौन सा, तो पिलेग्रा नामक रोग हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जो पिलेग्रा रोग होता है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है कि इस रोग में शरीर में जो प्रोटीन का उपापचय संबंधी होता है उसमें गड़बड़ी आ जाती है, उसी को पिलेग्रा कहते हैं। तो नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पिलेग्रा हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और B3 को, विटामिन B3 को क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं। 33 नंबर सवाल को देखिए, नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है, बहुत अल्प मात्रा में दूध में क्या होता है 33 का, तो देखिए विटामिन सी करीब नहीं के बराबर होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं, पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होता है। अभी हमने देखा फ्रेंड्स, तो एक आपका B3 ही पता चल गया, पेलाग्रा तो B3 से होता है ना, और आपका स्कर्वी रोग किससे होता है, तो आपका विटामिन सी से होता है। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए, 35 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है।
बहुत अच्छा सवाल है। 35 का फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? तो विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 35 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 36 नंबर सवाल को देखें। 36 नंबर सवाल आपका निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? 36 का किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन बी समूह के विटामिन में नाइट्रोजन उपस्थित होती है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे में आपका विटामिन B6 जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पैराडॉक्सिन भी कहते हैं, तो उसमें आपका इसकी मात्रा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? अभी मैंने बताया था जल में घुलने वाला विटामिन आपका BC है ना, 2 है, बी और सी है, तो आपका सी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी ए, के, डी और ई ये सभी है जो एडेक, उसका तो लिख के बताया था फ्रेंड्स, एडेक ना, ADEK, एडेक याद रखेगा। एडेक है जो आपका जल में नहीं घुलता है, बसा में घुलता है। बाकी BC है जो आपका जल में घुलता है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है, जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त को थक्का जमाने के लिए कौन से विटामिन जरूरी है फ्रेंड्स, या तो हेल्पफुल है, मददगार है, तो ये विटामिन के है। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा के पूछा विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में, तो ये प्रोथ्रोम्बिन के। अगला सवाल 39 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? तो मूत्र में कौन सा पाया जाता है फ्रेंड्स? तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिएटिनिन पाया जाता है। ठीक है, क्रिएटिनिन पाया जाता है आपका मूत्र में। 40 नंबर सवाल को देखिए। 40 नंबर सवाल आपका मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भी फ्रेंड्स। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको आप टेंडन कहते हैं। ठीक है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहता है? कंडरा एक तरह से भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है, कहीं पढ़े होंगे। कंडरा कहिए फ्रेंड्स, या तो आपका टेंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंडरा या टेंडन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? चलिए इसका जवाब तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये लोग पशुपति की पूजा करते थे। 41 का बी हो जाएगा फ्रेंड्स। 42 नंबर सवाल को देखिए। 42 नंबर सवाल आपका है, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी, म्यूजियोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित का मेल कीजिए। निम्नलिखित का मेल करना है 43 का। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स 43 का में करेक्ट आंसर क्या होगा। मोहनजोदड़ो है। ठीक है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो है, फिर उसका हड़प्पा है, कालीबंगा और लोथल है। तो मोहनजोदड़ो 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो आपको मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ हो जाएगा, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, स्नानागार हो जाएगा। उसके बाद में हड़प्पा है फ्रेंड्स, तो हड़प्पा का क्या हो जाएगा? स्टैचू ऑफ प्रीस्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद कालीबंगा है, कालीबंगा से क्या होता है? पतन बंदरगाह। लोथल कालीबंगा क्या एक तरह का पतन है फ्रेंड्स आपका। ठीक है, बंदरगाह है। उसके बाद में डी हो गया फ्रेंड्स लोथल। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ पर है फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में जो सिंधु महान स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। पहला का तो आपका 4 ग्रेट बाथ यहाँ पर हो गया, ठीक है, प्राप्त हुए थे। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है हड़प्पा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में क्या कर रहा है? हड़प्पा। तो आपका इसका जो बी का हड़प्पा का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट हो जाएगा। अब सी और डी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी का फिर इसमें आपको सी का कालीबंगा है, तो कालीबंगा से आपका हल का चिन्ह प्राप्त हुआ था ना, सॉरी, कालीबंगा एक तरह से कहें हल का चिन्ह हो गया फ्रेंड्स। लोथल था जो पतन था, बंदरगाह था, जो गुजरात के भोगवा नदी पर आपका बसा हुआ है। गुजरात के भोगवा नदी पर लोथल बसा हुआ है। तो फिर एक बार मिलान कर ले फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से आपका स्नानागार हो गया था, हड़प्पा स्टैचू ऑफ प्रीस्ट हो जाएगा। कालीबंगा क्या था फ्रेंड्स? तो ये आपका ये कालीबंगा हो गया, यहाँ से हल का चिन्ह हो गया था फ्रेंड्स। लोथल क्या था फ्रेंड्स? तो ये आपका ये बंदरगाह था। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 का 4 ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पूरा लेख शास्त्र 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर शिलालेखों का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, जिसको फ्रेंड्स देखिए अंग्रेजी में देता है तो यहाँ कन्फ्यूजन है, यहाँ अंग्रेजी में देगा फ्रेंड्स तो अब क्या होगा? इपिग्राफी हो जाएगा। ठीक है, इपिग्राफी के अंतर्गत शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर पूरा लेख ले जाते हैं। इपिग्राफी मतलब क्या होता है? आपका शिलालेख होता है। ठीक फ्रेंड्स, क्या होता है? इपिग्राफी।
ग्राफी, ठीक है, इपिग्राफी। तो इपिग्राफी के अंतर्गत शिलालेख का अध्ययन किया जाता है, इसी को हिंदी में पुरालेख शास्त्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछाता है इपिग्राफी के, या तो पूछेगा शिलालेखों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो इपिग्राफी या तो पूरा आपका पुरालेख शास्त्र के अंतर्गत है। अगला है 45, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी। चलिए 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी जो इमारत थी फ्रेंड्स वो क्या था, गेस करें इसका करेक्ट आंसर क्या था, क्या हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेट आपका ग्रेनरी, ठीक है। मोहनजोदड़ो का धान्यागार, ग्रेट ग्रेनरी मतलब क्या, धान्यागार होता है, वहाँ का सबसे बड़ा भवन था फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट बाथ असेंबली हॉल ये सब नहीं होगा, इसको क्या धान्यागार भी कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपका संग्रह किया जाता है। 46 नंबर सवाल, उपनिषद क्या है। देखिए बार बार बताते रहता हूँ फ्रेंड्स, उपनिषद है जो दर्शन शास्त्र के विषय वस्तु है, मैं बताता हूँ इसे मुझवानी बताते रहता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद को क्या माना जाता है, तो हिंदू दर्शन का स्रोत माना जाता है। 47 नंबर सवाल देखिए, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित रखता है। वेद से संबंधित एक प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो चारों वेद रखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ठीक है। 47 का तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, तो यजुर्वेद। यजुर्वेद है जो गद्य और पद दोनों में है फ्रेंड्स। ऋग्वेद है जो फ्रेंड्स सबसे पुराना वेद है, ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। सामवेद को संगीत का जनक वेद कहते हैं, संगीत का जनक इस वेद को कहा जाता है। और अथर्ववेद में फ्रेंड्स आपका जादू टोना और वशीकरण से संबंधित जो भी है ना, इसी में इसका मिलता है। तो धार्मिक अनुष्ठान रहेगा तो यजुर्वेद हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। वेदों की संख्या टोटल 4 है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ 4 जो वेद है, और वेदांग की संख्या कितना है अपने साथ रखिएगा, 6 है। चलिए अगला 48 नंबर सवाल देखिए, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थस्थल है। 48 का करेक्ट आंसर जैन का हो जाएगा, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आप लोग सुने होंगे ना, कहा भी जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो जैन का हो गया ये। अगला सवाल देखिए, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर, यानी चालुक्य मंदिर इसको जैन मंदिर देखिए आ गया, जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपका दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है फ्रेंड्स, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी जैन मंदिर कहाँ स्थित है। 49 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखें, ये देखिए दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर यानी जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका राजस्थान राज्य के कौन सा जिला में फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा सिरोही जिले में स्थित है, ठीक है। राजस्थान के सिरोही जिले में दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी जैन मंदिर स्थित है। अगला सवाल को देखिए, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। 50 का फ्रेंड्स समझ गए होंगे किसके बारे में, तो ये जैन धर्म का होगा ना, जैन धर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैवल्य शब्द जैन धर्म से संबंधित है, जिसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, तो पूर्ण ज्ञान होता है। हो सकता है ये सवाल पूछा जाए कि कैवल्य का अर्थ क्या होता है, तो कैवल्य का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है क्या होता है, पूर्ण ज्ञान होता है। सभी लोग याद रखिएगा, कैवल्य का अर्थ क्या होता है, पूर्ण ज्ञान होता है। ये कहता है कि आपका महावीर को कैवल्य की प्राप्ति कब हुई थी, यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी। तो कैवल्य शब्द है जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ, इसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। 51 नंबर सवाल देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था, यानी प्रथम बौद्ध संगीति। देखिए बौद्ध संगीति से एक प्रश्न 100% आने वाला है, कन्फर्म आने वाला है फ्रेंड्स। उसी से किसी से पूछा किसके शासन में काल में हुआ था, या कब हुआ था, या उसका अध्यक्ष कौन था। तो सभी लोग इसका सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा। 51 का तो देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन राजगृह में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। द्वितीय कहाँ हुआ था, देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। पहला हुआ था जो राजगृह में हुआ था फ्रेंड्स, किसके शासन काल में, तो अजात शत्रु के शासन काल में। द्वितीय बौद्ध संगीति आपका कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो आपका वैशाली में हुआ था। अजात शत्रु में पहला हुआ था, दूसरा हुआ था वैशाली में कालाशोक के समय में फ्रेंड्स। तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के समय में हुआ था। और चौथा जो आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसका मैं ट्रिक भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, शासा का इस तरह से एक बार पुनः रिविजन करा देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, अ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, फिर अ से अशोक, और क से क्या हो जाएगा आपका कनिष्क हो जाएगा। यही आपको याद रखिएगा तो सभी याद रहेगा। क्या है, पुनः एक बार मैं अ का अक, इस तरह से याद रखिएगा। अ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, फिर अ से अशोक, और क से कनिष्क। कहाँ कहाँ हुआ था, प्रथम राजगिरी, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र, और चौथा कश्मीर में, ठीक है। इस तरह से जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग का प्रयोग किया जाता था जैनियों द्वारा। 53 नंबर सवाल, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी।
53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पाटलिपुत्र में। 54 नंबर सवाल को देखिए, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था। 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेखों पर सामान्यतः प्राकृतिक भाषा था फ्रेंड्स, और अब ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। अधिकतर में ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा किया गया था। अगला 55 नंबर सवाल, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। तो सभी को पता होगा इसमें फ्रेंड्स मेरे ख्याल से 55 का एक करेक्ट आंसर। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य है फ्रेंड्स। कौटिल्य को चाणक्य गुप्त, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, सब याद रखिएगा। 56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। 56 नंबर सवाल का, ठीक है, 56 नंबर सवाल का, महाकाल मंदिर किसका मेल नहीं करा है ना, तो महाकाल मंदिर है जो फ्रेंड्स आपका उज्जैन में पड़ता है, बिल्कुल सही है। बी है आपका श्रृंगेरी मठ वाराणसी, ये आपका गलत है, बताता हूँ कहाँ है। सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है, तो कोणार्क सही है फ्रेंड्स। जैन मंदिर कहाँ पड़ता है, तो खजुराहो में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपका जो था फ्रेंड्स आपका जो ये मंदिर था, क्या कौन था आपका, श्रृंगेरी मठ मंदिर है जो फ्रेंड्स आपका कहाँ पड़ता है, तो ये देखिए आपका पड़ता है, ये जो आपका वाराणसी में नहीं पड़ता है, ठीक है। 56 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगेरी मठ मंदिर आपको कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें अब यहाँ से मैं देखता हूँ, महाकाल का तो आपको पड़ता है, महाकालेश्वर मंदिर ये आपका उज्जैन में पड़ता है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। फिर कर्नाटक के आपका जो जिला में आपका, जी हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स आपका एक कर्नाटक में पड़ता है, याद आया। ये आपको कहाँ पड़ता है, तो श्रृंगेरी मठ है जो वाराणसी नहीं, ये कहाँ कर पड़ता है फ्रेंड्स, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। बाकी सूर्य मंदिर कोणार्क सही है, जैन मंदिर जो खजुराहो में है। ये देखिए महाकालेश्वर मंदिर है फ्रेंड्स जो आपका जो ये तो मध्य प्रदेश को उज्जैन नगर में स्थित है, ठीक है। और ये जो आपका श्रृंगेरी मठ मंदिर है फ्रेंड्स, ये देखिए कर्नाटक के कहाँ पड़ता है, तो चिकमंगलुरु में पड़ता है। श्रृंगेरी मठ मंदिर है जो कर्नाटक के चिकमंगलुरु में पड़ता है, न कि आपको वाराणसी में पड़ता है। तो याद रखिएगा कर्नाटक के चिकमंगलुरु में आपका श्रृंगेरी मठ मंदिर पड़ता है। बाकी महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश का आपका उज्जैन में पड़ता है। सूर्य मंदिर वो आपका कोणार्क हो गया फ्रेंड्स उड़ीसा, और आपका जैन मंदिर है जो कहाँ पड़ता है, तो खजुराहो में पड़ता है, ठीक है, जिसको चंदेलों ने बनाया था। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंड्स, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था। इसका निर्माण जो किया था चंदेल वंश के शासकों ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। 57 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था, ठीक है। तो संस्कृत का पाणिनि मेरे ख्याल से सबको याद होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर सवाल देखिए, गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हिंदी और यूनानी कला का गंधार कला है जो संगम है या संयोजन है। 59 नंबर सवाल देखिए, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका गंधार, ठीक है। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो कहें फ्रेंड्स, तो गंधार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भारतीय कला के इसका स्कूल को गंधार स्कूल के नाम से जाना जाता है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी गंधार स्कूल हो जाएगा। अगला है, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स मेरे ख्याल से तो अष्टाध्यायी के सभी डिक कर लिए होंगे गेस, अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखा गया है। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, चलिए बहुत अच्छा सवाल है। 61 का राज्यसभा का अध्यक्ष क्या होता है, चलिए तो राज्यसभा का अध्यक्ष किसे होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं ना, वही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। 62 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 62 नंबर सवाल है, राज्यसभा के चेयरमैन क्या होता है का चुनाव संयुक्त रूप से लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही, राज्यसभा का चेयरमैन यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त रूप से लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। समझ गए क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है डायरेक्ट उपराष्ट्रपति न दे करके कि राज्यसभा के चेयरमैन अर्थात उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो इनका चुनाव संयुक्त रूप से लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। 62 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है, तो लोकसभा निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितना है, गेस कर लिए होंगे आप लोग, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता थे। प्रवक्ता मैंने स्पीकर है फ्रेंड्स, तो चलिए गेस किए होंगे, करिए आप लोग। 64 का हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, जीवी मावलंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है, कौन इसमें जो इसका लोकसभा सदस्य के लिए योग्यता नहीं है, तो 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयु 30 वर्ष से कम ना हो, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इसमें देखिए लोकसभा में है जो फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद देखिएगा 84 में, ठीक है, 84 के अनुसार है, लोकसभा की सदस्यता के लिए कोई व्यक्ति तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक होगा और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। 39 है जो गलत है, 25 साल अगर पूरा कर लिया है फ्रेंड्स, जैसे लोकसभा का सदस्य है ना, उसी तरह से लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है, तो लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता यही आपका 30 वर्ष से कम ना हो, ये गलत है। 25 वर्ष की आयु पार कर चुका हो तो लोकसभा के सदस्य वो बन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ क्या कर रहा था लोकसभा सदस्य ने, सॉरी मैं दूसरा कुछ देख रहा था फ्रेंड्स, लोकसभा सदस्य का रहा है ना, लोकसभा का अध्यक्ष ने करा है, तो लोकसभा का सदस्य के लिए तो आपका फ्रेंड्स वही हो जाएगा 25 वर्ष। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यही आ गया था यहाँ भी क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितना है, तो 25 वर्ष किए थे ना, वही क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा दिया, लोकसभा का सदस्य के लिए योग्यता नहीं है, तो ये आपका 30 वर्ष नहीं है ना, 30 वर्ष नहीं होगा, कितना रखा गया, 25 साल पूरा हो जाना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स 66 नंबर सवाल को देखिए, कितने दिनों तक यह लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाता है, ठीक है। 66 नंबर सवाल का, 66 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 60 दिन, ठीक है। कह रहा है देखिए अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 101 के 4 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 101 के 4 के तहत यदि लोकसभा का कोई भी सदस्य, ठीक है फ्रेंड्स, लोकसभा का कोई सदस्य की अनुमति के बिना सदन से अगर कितना दिन, सदन से 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो फिर क्या समझा जाता है फ्रेंड्स, उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी 66 का करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर निर्णायक मत है, निर्णायक मत क्या होता है, तो 67 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, जब दोनों पक्ष सहबद्ध एंड टाइड होते हैं तो निर्णायक मत दिया जाता है, ठीक है, ये है ना। 68 नंबर सवाल को देखिए, भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, एक कथन दिया है फ्रेंड्स, उसका आपको फिर आंसर यहाँ पर बताना है। 68 नंबर तो कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कह रहा है कि राजनीतिक दलों के निबंधन की व्यवस्था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में दी गई थी, ये आपका सही लग रहा है फ्रेंड्स। राजनीतिक दलों की निबंधन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, ये भी आपको सही लग रहा है। उसके बाद में है 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को ही राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक दल माने जाता है, इसमें तो सभी सही लग रहा है फ्रेंड्स, यानी कौन सा कहते हैं सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 68 का करेक्ट आंसर होगा। ये याद रखें इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाए फ्रेंड्स कि कोई भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल कब कहा जाएगा, तो कहना है फ्रेंड्स कम से कम 4 या 4 से कम 4 होना चाहिए, 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त कर लेता है फ्रेंड्स तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। चलिए 69 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, आपका निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है। 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये चौथी हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, 69 नंबर सवाल है ना, नहीं तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें देखिए आंसर शीट में गलत दिया, चौथी 5वीं में कन्फ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें 69 का हो जाएगा, देखिए 5वीं लोकसभा होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्ष से अधिक की अवधि तक कार्य किया था, 5वीं होगा फ्रेंड्स, सॉरी इसमें देखिए आंसर शीट में गलत है, 5वीं हो जाएगा। 5वीं लोकसभा ने 5 वर्षों से अधिक कार्य किया था फ्रेंड्स, ये 5वीं लोकसभा कब था, तो देखिए 1971 जोड़िएगा, 71 से लेकर के कितना चला था, तो ये होना चाहिए 76 तक, लेकिन चला था कितना 77 तक चला था, ठीक है, 77 तक कार्य किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5वीं होना चाहिए, 5वीं होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 71 से 77 चला था। तो निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्ष से अधिक अवधि तक कार्य किया था, तो ये 5वीं लोकसभा फ्रेंड्स, और ड्यूरेशन क्या था अवधि, तो 1971 से लेकर के 77 तक, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, 70 नंबर सवाल है। 70 नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 वर्ष। प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय संविधान में वही लोकसभा सदस्य का उम्र होना चाहिए जितना होता है, तो 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, 25 वर्ष पूरा कर लेंगे तभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 71 नंबर सवाल को देखिए, वे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं होते थे। 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं फ्रेंड्स जो अपने कार्यकाल के में संसद में उपस्थित नहीं हुए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 72 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय, 72 का करेक्ट आंसर सी होगा कि निर्मित संसदीय कानून बनाकर की गई है। भारत के जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है तो उसका निर्माण संसदीय कानून बना कर किया गया है, तो 72 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
प्रधानमंत्री, इसके बारे में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कह रहा है तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, राष्ट्रपति मनोनीत होता है, तो होगा नहीं, राज्यों के मुख्यमंत्री, ये भी नहीं होगा, यही होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री होते क्या होता है, जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होता है ना। 74 नंबर सवाल देखिए, 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आपका 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोरारजी देसाई हो जाएगा। 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो मोरारजी देसाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल को देखिए, 75 नंबर सवाल आपका है कि अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा। 75 का करेक्ट आंसर ये होगा, लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा। बिल्कुल सही है। देखिए ऊपरी सदन मतलब समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स, ऊपरी यानी राज्यसभा का सदस्य, ऐसा नहीं, ठीक है। तो अगर ऊपरी सदन का रहेगा तो लोकसभा में विश्वास मत के समय में क्या अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा। तो 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री है फ्रेंड्स पद के लिए क्या होता है, संसद सदस्य होना आवश्यक है। और संसद सदस्य का रहा है फ्रेंड्स, तो देखिए आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, संसद सदस्य का रहा तो संसद के 2 सदन होते हैं ना, आपका लोकसभा या राज्यसभा। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि लोकसभा के हैं तो उन्हीं को सिर्फ प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, राज्यसभा का भी सदस्य रहेंगे तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि अनिवार्य है संसद सदस्य होना है। और इसका ऊपरी सदन का रहा है फ्रेंड्स, तो ऊपरी सदन होता है जो राज्यसभा होता है, तो वही करा अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य न होकर के किसका है, राज्यसभा का सदस्य है, तो क्या होगा, तो जब लोकसभा में विश्वास मत पेश किया होगा फ्रेंड्स, उस समय वो निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। 76 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स की निम्नलिखित में से लगातार 2 बार निर्वाचित भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू 2 बार बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी 2 बार बने थे आपका राष्ट्रपति लगातार। 77 नंबर, भारत में दोपहर में प्रथम बार किसने बजट पेश किया था, भारत में दोपहर में। 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यशवंत सिन्हा। 78 नंबर, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, सभी इसका गेस कर लेंगे फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री करेगा और कौन करेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 79 है फ्रेंड्स, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है, तो कम से कम तो कितना, कम से कम तो 2 बार बुलाना आवश्यक ही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शून्यकाल क्या है फ्रेंड्स, 80 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जब सदन में सामाजिक महत्व के मामले में पर अध्यक्ष की पुनरावृत्ति के बिना विचार होता है, इसी को क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। 80 नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे देखिए आपका है शून्यकाल, जब सदन में विपक्ष के प्रस्ताव पर विचार होता है, ये नहीं होगा। आराम का समय होता है, नहीं। जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पुनरावृत्ति के बिना विचार होता है तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। ऐसे देखिए फ्रेंड्स आपका कह रहा है ना, तो शून्यकाल होता है तो क्या होता है इसमें कि भारतीय संसद की जो सत्र बैठक चलता है फ्रेंड्स, उसके बाद में प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल होता है तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, ठीक है, दिन के यानी कितना, दिन के 12 बजे से लेकर करके कितना फ्रेंड्स, 12 बजे से लेकर के कितना, 1 बजे तक, 1 बजे तक के काल को क्या कहता है, शून्यकाल की संज्ञा प्रदान की गई है। लेकिन देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, तो आपका क्या होता है, शून्यकाल होता है जब फ्रेंड्स प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है, ठीक है, यानी 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है। तो इसमें जो दिया आप इसके हिसाब से ये होगा कि जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पुनरावृत्ति के बिना विचार होता है तो इसे शून्यकाल इसका अर्थ होगा, ठीक है। चलिए 81 नंबर सवाल को देखिए, विश्व में एस्बेस्टस की अग्रणी उत्पादक देश कौन है। 81 का करेक्ट आंसर ये रसिया हो जाएगा। 82 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है। 82 का, ठीक है, 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका दिए गए जो विकल्प है फ्रेंड्स उसमें अधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार अटकामा रेगिस्तान में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है। 83 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भारत में थोरियम का भंडार सबसे ज़्यादा है फ्रेंड्स। 84 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। अच्छा सवाल है, कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है, तो 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है फ्रेंड्स। सूर्योदय उद्योग के नाम से जाना जाता है कौन सा फ्रेंड्स, तो सनराइज इंडस्ट्री के नाम से कौन जाना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सूचना प्रौद्योगिकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं, तो 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बर्फीली बारिश कहा जाता है, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स 86 नंबर सवाल
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बारिश के बादल है, बारिश के बादल इसमें कौन कौन है। चलिए अच्छा सवाल भी दिया है फ्रेंड्स, गेस करिए 86 का। तो बारिश का बादल कौन कौन है फ्रेंड्स, तो देखिए वर्षा स्तरीय मेघ, पछाड़ मेघ तो होगा नहीं फ्रेंड्स, वर्षा स्तरीय मेघ होगा एक, और हो जाएगा आपका तीसरा नंबर कुमुलोनिम्स, ठीक है, कुमुलोनिम्स ये बादल है जो फ्रेंड्स आपका है आपका, तो ये आपका बारिश के बादल हैं, ठीक है। बाकी पश्चाभ मेघ और मध्य कपासी मेघ है, इससे बारिश नहीं होते हैं, ठीक है, उतना नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। याद रखिए बारिश के बादल किसे किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 वर्षा स्तरीय मेघ और कुमुलोनिम्बस, ये दोनों है जो आपका बारिश के बादल हैं। अगला सवाल 87 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 87 नंबर सवाल है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है। 87 का करेक्ट आंसर दिए गए विकल्प के हिसाब से आपका चिल्ली हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, चिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें देखिए फ्रेंड्स ये क्या है आपका, इसमें होता है आपका चिल्ली है ना, तो जो अटकामा मरुस्थल कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका के चिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगर जो पूछा जाए इस तरह से कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा है फ्रेंड्स, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चिल्ली हो जाएगा। तो अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के चिल्ली में स्थित है, जो संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये याद रखिएगा जरूर। तो 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पथरीली रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती है, 88 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यारडंग बनाती है, ठीक है। देखिए यारडंग एक स्थलाकृति का नाम है, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यू आकार की घाटी, भी आकार की घाटी, उसी तरह से आपका वायु के अपर्दन से जो आपका रेगिस्तान में जो बनता है फ्रेंड्स, स्थलाकृति बनता है, उसे क्या कहते हैं, यारडंग कहते हैं। 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। देखिए आर्डंग देखा जाए फ्रेंड्स, तो ये आपका टर्की भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, तो खड़ा किनारा होता है, ठीक है। तो खड़ा किनारा, इसका यार्डंग का अर्थ क्या होता है, खड़ा किनारा, जो आपका वायु के अपर्दन से रेगिस्तान में बनता है। आपका 89 नंबर सवाल देखिए, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है पूछ दिया जाए फ्रेंड्स, तो इसका क्या कहेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। उत्पाद पुलिस में आम्रपाली वर्षा के बारे में ऐसा कुछ पूछा गया था। तो भूमध्यवर्ती क्षेत्र में, यानी भूमध्यवर्ती क्षेत्र कहीं अविस्वतीय क्षेत्र में गहन वाष्पन के कारण जो होने वाली वर्षा होता है उसे क्या कहता है, संवहनी वर्षा कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर सवाल को देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। द्वीप समूह है ना, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह वही आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा। 91 नंबर सवाल देखिए, विश्व के महासागरों में से किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा, आर्कटिक महासागर का। 92 नंबर सवाल देखिए, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। तो 92 का करें जावा खाई, जावा खाई है जो फ्रेंड्स हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये हो सकता है अगर प्रश्न में पूछा जाए, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सा है, तो जावा खाई है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। 93 नंबर, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण से आता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो पृथ्वी और चंद्रमा का एक गुरुत्वाकर्षण कल के कारण होता है ना, पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आपका समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स 94 नंबर सवाल को देखते हैं। 94 नंबर सवाल हो जाएगा आपका, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। 94 का, तो ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है फ्रेंड्स। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, याद रखिएगा। जो ग्रेट बैरियर रीफ है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। इस तरह से पूछा जा सकता है कि विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो ग्रेट बैरियर है किस महासागर में, तो प्रशांत महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल देखिए, सुएज नहर किसको मिल जाती है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए फ्रेंड्स, तो सबको भी पता है, लेकिन हो सकता है पूछ दिया जाए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। सुएज नहर है जो आपका किसको मिलाता है, तो लाल सागर व भूमध्य सागर को मिलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर, जिब्राल्टर जलडमरू किनको जोड़ता है। 96 का, तो 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर जलडमरू किसको जोड़ता है, तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है।
भूतापीय का कह रहा है ना, तो ये सबसे ज़्यादा आइसलैंड में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 98 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वेनिस को कहा जाता है। ठीक है, इटली के वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी भी कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है? तो 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, किरकुक। किरकुक है जो टिग्रिस नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है, बाकी टिग्रिस, बगदाद, मोसूल ये सब बसा हुआ था। ठीक है, किरकुक है, किरकुक क्या है फ्रेंड्स आपका? किरकुक। किरकुक है जो आपका किस नदी के किनारे बसा नहीं है? तो आपका टिग्रिस नदी के किनारे आपका ये नहीं बसा हुआ है। आज का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, ब्यूफोर्ट स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है? ब्यूफोर्ट स्केल कहें या पैमाना, यानी ब्यूफोर्ट पैमाना से क्या मापा जाता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका इससे क्या, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए, ब्यूफोर्ट स्केल से द्वारा सागरीय क्षेत्र होता है, सागरीय क्षेत्र या स्थलीय क्षेत्र पर वायु की गति को मापा जाता है। ठीक है, तो वायु की गति कहें या तो आपका हवा की गति कहें, तो 100 का करेक्ट इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये देखा जाए फ्रेंड्स ब्यूफोर्ट स्केल, तो ब्यूफोर्ट स्केल का पूरा नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम है फ्रेंड्स ब्यूफोर्ट पवन बल पैमाना कहा जाता है। ठीक है, पवन बल पैमाना कहा जाता है, लेकिन इस तरह से शॉर्ट में पूछा है कि ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है फ्रेंड्स, तो पवन की गति कह सकते हैं या हवा की गति कह सकते हैं, आपका स्थलीय क्षेत्र और सागरीय क्षेत्र में इससे मापा जाता है। तो ब्यूफोर्ट स्केल किससे संबंधित हो गया? हवा की गति से। ठीक है फ्रेंड्स, ये 100 प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।